Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students. Today we will discuss about the bonding between metal and non-metal or between two non-metals. Why do metal and non-metals combine with each other? When two non-metals combine, but the non-metal combine with non-metal, then covalent bond will be formed. आपके पास अगर कोई दो नॉन मेटल कंबाइन कर रही है तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. लाइक अ क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवलेंट. सेम अगर कोई मेटल नॉन मेटल से कंबाइन करेगी तो हमारे पास बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म. मेटल लाइक अ सोडियम, नॉन मेटल लाइक अ क्लोरीन. और जब दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयोनिक बॉन्ड. अब आपके पास बॉन्ड क्या है? व्हाट इज दिस बॉन्ड? ये बॉन्डिंग क्या है? द फोर्स उन एटम उन आयंस के बीच में, वो फोर्स जो इनको आपस में लिंक करता है, इनको जोड़ता है, उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड. अब आपके पास ये केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? आपने पढ़ा हुआ है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन. दे नीड नॉट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. ये ना लूज करती हैं, ना गेन करती हैं, ना कंबाइन करती हैं. दे आर स्टेबल, दे आर इनर्ट. In the same way, every metal or non-metal want to become stable, want to become inert, want to gain the configuration like a non-metal. So they combine with each other to form the bond. अब आपके पास, आपको पता है कि कोई चीज ऐसी है, कोई एटम ऐसा है, मेटल्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं. कुछ हमारे पास नॉन मेटल क्या है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, और कुछ उनमें शेयरिंग होती है. मतलब कोई लूज करके बॉन्ड बनाता है, कोई गेन करके बॉन्ड बनाता है, और कोई एटम शेयर करके बॉन्ड बनाता है. दैट इज द रीजन बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयंस क्या है. आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम. जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है वो बन जाते हैं आयंस. अब चार्ज कैसे आता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो बन जाते हैं चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसने तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उसे कहेंगे कैटायन. और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसे कहेंगे एनायन. अब मैंने वो पहले ही बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन क्यों करेंगे? टू बिकम स्टेबल, टू बिकम इनर्ट. ठीक है. अब आपके पास जैसे एग्जांपल है सोडियम. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 281. ठीक है. एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है. अगर हमारे पास वैलेंस शेल, इफ वी हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, किसी भी एटम की वैलेंस शेल में इफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हैं तो इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है अपने, लाइक अ सोडियम. वो सोडियम जैसा ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. अब कितने इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे? 1 टू बिकम अ स्टेबल. तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा और लूज करके क्या बन जाएगा? कैटायन. ठीक है. सेम एग्जांपल क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन. अभी मैंने आपको बताया इफ एटम हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 4 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. ठीक है. तो गेन करेगा. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं स्टेबल बनने के लिए? 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन. क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा और ये बन जाएगा एनायन. ठीक है. तो हमारे पास ये बन गया एनायन. इलेक्ट्रॉन in an atom are represented by putting dot और cross. और जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के डॉट की फॉर्म में लिखते हो या क्रॉस की फॉर्म में लिखते हो तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन. और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉन्डिंग. ठीक है. बॉन्डिंग मतलब आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट. ठीक है. कैसी है चेक कीजिए.
जैसे आपके पास मान लो एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, तो वैलेंस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम या तो डॉट की फॉर्म में लिखेंगे या क्रॉस की फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे कहीं भी आपके पास, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। सेम क्लोरीन है, 17 एटॉमिक नंबर 287, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना डॉट की फॉर्म में 2 4 6 7। सेम ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है हमारे पास, 2 6, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इनको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में लिखना, 2 4 6, ये ऐसे लिख देना 2 4 6। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में लिखना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। अब नाइट्राइड आयन कैसे है? नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 7, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट नीड? 3। मैंने आपको भी बताया है कि अगर किसी भी एटम के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हैं, देन इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। If valence shell has electron more than 4, then it will gain the electron to become stable. Nitrogen has more than 4 electron in their valence shell. It has 5 electron. So to become stable, it need 3 electron. इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इफ इट विल गेन, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये बन जाता है हमारे पास एनाइन, और एनाइन का नेम क्या है? नाइट्राइड आयन। सेम मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम के लिए हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखिए 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, मीन्स लेस देन 4 इन देयर वैलेंस शेल। और अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम +2, यानी कि कैटायन, ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन इट विल फॉर्म। एवरी मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैटायन। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एनायन, और व्हेन कैटायन और एनायन कंबाइन दे विल फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन समझनी है, so that you can form the ionic bond between metal and non-metal.